सुनिए ज़रा, चैप्टर नंबर 5 है जो अपना वैद्युत धारा तथा वैद्युत परिपथ है। इसी में हम लोग ओम के नियम को पढ़ेंगे, व्हीट स्टोन सेतु वाला भी थोड़ा सा फिर पढ़ लेंगे। अच्छा, ये जो चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था, इसमें जो न्यूमेरिकल्स है, इसमें एक कॉन्सेप्ट है व्हीट स्टोन सेतु का, इसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स पढ़ाए गए होंगे, आप ध्यान दिए होंगे। तो ये चैप्टर नंबर आज 5 पढ़ लीजिए और इसमें एक एक चीज़ करके पढ़ना है। देखो, वैद्युत धारा है, फिर आपको पढ़ना होगा वैद्युत परिपथ के बारे में। तो वैद्युत धारा सबसे पहले पढ़ लेते हैं इस चैप्टर में। वैद्युत धारा क्या होती, इससे पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉन सिद्धांत सिखा देता हूँ। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत अगर आपको आएगा तो सारी चीज़ें एक एक करके क्लियर होती चलेंगी। चलो पढ़ो अब इस इलेक्ट्रॉन सिद्धांत को। सुनना जरा, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत ये कहता है कि अपने पास अगर मान लो कोई एक पदार्थ है, सुनो, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत ये कहता है कि जो भी पदार्थ होंगे वो हमेशा परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, बोलो? परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब परमाणु को हम एक परमाणु को ले लेते हैं, ठीक है। एक पदार्थ में कितने परमाणु हो सकते हैं, बताओ? कितने? बहुत से हो सकते हैं, है ना, कोई गिनती नहीं कि इतने ही होंगे, क्योंकि एक परमाणु का आकार जो होता है वो लगभग 10⁻⁻10 मीटर कोटि का होता है। ये होता है, समझ जाएंगे, ये 10⁻⁻10 मीटर कोटि का मतलब ये बहुत ही छोटा होता है, एंगस्ट्रॉम लेवल का। तो फिर एक पदार्थ में तो बहुत से परमाणु हो सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, हम यही सीखने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या क्या कह रहा है। इसके लिए मैं एक आपको चित्र लेकर समझाता हूँ। समझिए, सबसे पहली बात तो मान लो कि ये अपने पास कोई एक पदार्थ है, ये लो, मैंने ये रैंडम बना दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत ये कहता है प्रत्येक जो पदार्थ है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। किससे, बताएं? परमाणुओं से। कहने का मतलब ये है कि इसमें ढेर सारे क्या भरे होंगे, जल्दी बताओ? परमाणु ये ऐसे भरे होंगे ढेर सारे। समझ जाओगे इस बात को? अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं, तो क्या बोलेंगे आप? परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो इन जो ढेर सारे परमाणु हैं, इनमें से एक परमाणु को आपको निकाल लेना। कितने परमाणुओं को? एक परमाणु को। तो ये मैंने जो निकाला है ये है परमाणु। ठीक, अब इसमें समझो जरा, इस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन सिद्धांत ही ये कह रहा है, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, जो कुछ भी समझना है वो किससे समझेंगे आप? इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत ये कहता है परमाणु के बीच में यहाँ एक भारी सा भाग होता है। हो सके तो मैं इसको मिटा दूं थोड़ा सा। ठीक है, इसके बीच में एक भारी सा भाग होता है। अच्छा, कितने लोग भारी शब्द का मतलब वजन से समझ रहे हैं, वो मतलब शेप से समझ रहे हैं, बताएं? बताओ मुझे, भारी का मतलब क्या होता है, कौन मुझे बताएगा? बताइए जरा, भारी का मतलब क्या होता है, बताओ? बड़ा या वजन? वजन, बहुत सही, सब लोग यही बस समझें, क्योंकि बहुत से लोग ये समझा करते हैं भारी का मतलब क्या है, बड़ा। पर यहाँ पर जो भारी शब्द है फिजिक्स में वो वजन को डिनोट करेगा। भारी मतलब वजन।
तो ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु के बीच में एक भारी सा भाग होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं बता दीजिए? नाभिक। तो ये जो चीज है इसका नाम है नाभिक। नाभिक। और ये बताया गया कि जो नाभिक है ये दो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कितने कणों से? दो। एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। एक बना है यहां पर प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। समझ जाओगे तो या तो P और N से समझ जाओ। यहां पर मैं लिख देता हूं, ये नाभिक है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन नहीं, एक प्रोटॉन वाला कण और एक न्यूट्रॉन वाला। पर ये कितने होंगे ये अलग बात है। दो तरह के कण हैं, एक नहीं है, दो तरह के। एक है प्रोटॉन, एक कण है जिसका नाम है प्रोटॉन और एक कण है न्यूट्रॉन। और ये कितने हो सकते हैं? ये अलग अलग पदार्थों के परमाणुओं में अलग अलग होते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो नाभिक बताओ कितने प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है? दो प्रकार के, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। यहां पर समझना, और कह रहे हैं कि बाहर, नाभिक के बाहर नाभिक के बाहर बहुत सी कक्षाएं बनी होती हैं। ये केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, पढ़ा होगा क्या? ये लो, ये बना दिया मैंने। अब सुनो, यहां पर ये जो बाहरी कक्षा है ना, एक का नाम KLMN ऐसे होती हैं, KLMN। अब ये जितनी बन गई एक्स्ट्रा उनको हटा भी सकते हो, ये नहीं कि अब सब गिनो। यहाँ पर कुछ कम है, यहाँ ज़्यादा हो गई। देखो KLMN कितनी हो जाती हैं? 4 कक्षाएं होती है ना, याद है ना? KLMN 4 कक्षाएं होती है। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है उनको हटा देना आप। 1 2 3 4। ये मान लो ग्रीन वाली हटा दो इसको। ये लो मैंने बना दिया। अब सुनो, यहां पर इसका नाम हो जाता है KLMN, ऐसे चलते रहेंगे। अब यहां पर सुनो, ये है KLMN, बन जाएंगे ऐसे। तुमने पढ़ा होगा ना, 2 8 18 32 ऐसे भरे जाते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स। अब ये सुनो, ये हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे, बशर्ते मैं ऊपर ऊपर की चीज़ें बताऊंगा, कितने भरेंगे कितने नहीं भरेंगे, ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री की। हमें फिजिक्स की जानकारी बस लेनी है। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत ने क्या कहा था? प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना है? बोलो, परमाणुओं से। और जब एक परमाणु के बारे में जानकारी इकट्ठा करते थे तो उन्होंने कहा कि परमाणु के मध्य में एक भारी सा भाग होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाएं होती हैं, विभिन्न कक्षाएं होती हैं जिनमें एक तीसरे प्रकार के कण चक्कर काटते हैं। तीसरे प्रकार के कण मतलब यहां पर एक तीसरे प्रकार के कण चक्कर काटते हैं जिनका नाम होता है इलेक्ट्रॉन। क्या नाम होता है बताइए? अब मैं ये रैंडम बना रहा हूं, ये गिन के नहीं बना रहे हम, या किसी खास पदार्थ के लिए, विशेष के लिए नहीं बना रहे हैं, बस यूं ही मैं समझाने के लिए बना दे रहा हूं। ये लो बना दिए। हाँ, तो पहली बात क्या मिली? पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। परमाणु के बीच में भारी सा भाग होता है जिसमें 2 तरह के कण पाए जाते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। नाभिक के बाहर विभिन्न तरह की कई कक्षाएं होती हैं, उनमें एक तीसरे प्रकार के कण चक्कर काटते हैं, उनका नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। क्या नाम होता है बताइए? इलेक्ट्रॉन। तो
तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं, फिर अभी सारी चीजें देखेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि मैं पूछूं कि परमाणु कितने प्रकार के कणों से मिलकर बना है? तो बताइए आंसर। कितनी तरह के? 3। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब यहाँ पर एक बात आती है कि इनके कुछ ये पॉजिटिव निगेटिव के बारे में। तो जो कहा गया कि ये जो प्रोटॉन होते हैं, मैं कुछ नहीं कहूँगा, जो कुछ कहेगा वही इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। कहा गया जो प्रोटॉन शब्द है ये क्या है? पी से प्रोटॉन। ये जो प्रोटॉन है ये धनावेशित है। कैसा है बताओ? धनावेशित कण होता है। और जो न्यूट्रॉन है ये न्यूट्रल होता है, मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं होता, या कह सकते हो उदासीन। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बचता है ये नेगेटिव चार्ज रखता है अपने पास। समझ आई बातें? ये कहता है कि प्रोटॉन पॉजिटिव और न्यूट्रॉन न्यूट्रल और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखता है अपने पास। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि नाभिक के अंदर कौन कौन से कण पाए जा रहे हैं, तो बोलो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैंने कहा न्यूट्रॉन का कौन सा आवेश है, तो आप बोलेंगे किसी तरह का कोई आवेश नहीं। प्रोटॉन में कौन सा आवेश है? केवल प्लस। तो बताओ नाभिक में 2 व्यक्ति भरे हैं, या तो एक प्रोटॉन नाम के और या फिर न्यूट्रॉन नाम के। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नाभिक में टोटल किस प्रकार का आवेश है, धनावेशित या ऋणावेशित, तो कौन सा कहेंगे? धनावेशित। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन है ना, और प्रोटॉन है तो अपने पास कौन सा आवेश रख रहा है, बोलो? पॉजिटिव। तो इस वजह से कहा जाता है जो नाभिक होता है वो धनावेशित होता है। कैसा होता है? धनावेशित। क्या समझ आ गई? नाभिक धनावेशित क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम के 2 कण पाए जाते हैं, जिनमें प्रोटॉन पॉजिटिव होता है जबकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। तो ओवरऑल मैं आपसे ये पूछूं कि चार्ज कैसा हुआ, तो आप कहेंगे प्रोटॉन के कारण होगा जो भी होगा, और वो कैसा होता है? धनावेशित। ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है बताओ? नेगेटिव। क्या इतनी बातें समझ आ गई? ठीक है, चलो सुनो जरा। पदार्थ बताओ, पदार्थ किससे बना है, बोलो? परमाणु से। परमाणु कितनी तरह के मूल कणों से बना है? 3 तरह के। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये कैसा कण है, तो बोलेंगे ऋणावेशित। प्रोटॉन कैसा है? धनावेशित। और ये कैसा होता है? उदासीन। यहां तक सबको बातें समझ आ गई होंगी। अब हटाते हैं इसको यहां से। ठीक है। अभी अभी मैंने लिखा था कि बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत ये कहता है कि जो यहां पर नाभिक होता है ये भारी सा भाग होता है। क्यों कहा गया ऐसा, बताओ? किसी के दिमाग में कुछ आ रहा हो तो बताओ। नाभिक को भारी सा भाग क्यों कहा गया? भारी भाग। नाभिक कैसा है बताओ? भारी। मैं पूछता हूं क्यों? मैं पूछता हूं क्यों? इसका जवाब पता करेंगे कि नाभिक जो है वो एक भारी सा भाग है, पर क्यों ये हम अभी जानते हैं। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है वो ये भी कहता है कि किसी पदार्थ में जितने प्रोटॉन होंगे ठीक उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सुनो ना, ये क्या कहता है? किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी हमेशा प्रोटॉनों की संख्या की। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा किसके बराबर होगी? प्रोटॉनों की। अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा क्यों होगा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होना चाहिए, बताएं? क्योंकि हम ये समझते हैं
कि जितनी भी चीज़ें मिली हैं वो सब प्रकृति के हिसाब से मिली हैं। और तुमने पढ़ा होगा प्रकृति में समरूपता का सिद्धांत लागू होता है ना, बराबर का लगभग, है ना। कोई भी चीज़ होगी वो हमेशा बराबर बराबर बटी होती है। प्रकृति किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करती जब तक तुम उसके साथ खुद ना करो। समझ आया? तो यहाँ पर क्या बातें हैं देखो, इसमें ये बताया गया था नाभिक के अंदर दो तरह के कण हैं, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, प्रोटॉन कैसा होता है बताएं? पॉजिटिव होता है। और जब इसके आवेश के बारे में जानकारी पाते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन होता है तो बताएंगे 1.6 10⁻⁻⁹। इसका भी आवेश ठीक इतना ही होता है 10⁻⁻⁹ कूलम। अब प्रकृति क्या करेगी सुनिए जरा, इस पूरी चीज को बैलेंस करने के लिए, ये जो परमाणु है इसको पूरी तरह से बैलेंस करने के लिए हमें जितना धनावेश यहां पर मिलेगा उतना ही यहां पर क्या होना चाहिए बताओ? ऋणावेश। तब ये एक दूसरे को खत्म करके क्या कर देंगे? बैलेंस कर देंगे, शून्य कर देंगे। तो ये अब समझो जरा, अगर प्रोटॉन की अधिकता होती, मान लो अगर प्रोटॉन ज्यादा होते तो फिर जो परमाणु होता वो हमेशा क्या बना रहता बोलो? धनावेशित। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन हमेशा कैसा आवेश रखता है? पॉजिटिव। तो अगर प्रोटॉनों की अधिकता हो गई तो ये परमाणु जो होता है वो हमेशा कैसा बना रहता बताएं? धनावेशित। लेकिन अगर मैं कहूं कि न्यूट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन है उनकी अधिकता होती तो ये परमाणु हमेशा कैसा बना रहता बोलो? ऋणावेशित। तो यहां पर फिर लोग अपने हिसाब से ये मत देने लगते कि प्रकृति भी छेड़छाड़ करती है, पर ऐसा नहीं होता। ये प्रकृति की नियम है कि हमेशा इक्वलिटी होगी। तो यहाँ पर ना परमाणु को कोई पॉजिटिव कह सके और ना परमाणु को कोई निगेटिव कह सके। इसलिए प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि उन्होंने कहा मैं प्रोटॉनों की संख्या को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर कर दे रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितना आवेश रखता है ठीक उतना ही प्रोटॉन रखता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेश रखेगा तो प्रोटॉन कैसा रखेगा? धनावेश। अब ये बताओ, जैसे मैं कहूँ 5 प्लस का 5 माइनस का, तो आंसर कितना आएगा? 0 आ जाएगा। ठीक वैसे ही आप समझिएगा, जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर हो जाएंगे तो जितना आवेश पॉजिटिव होगा उतना ही आवेश क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो जो अब ये ओवरऑल निकलेगा, जब ये अब ओवरऑल निकलेगा ये कैसा आएगा बोलो? उदासीन। तो ये फिर हमेशा ना लोग इसको कहेंगे कि पॉजिटिव है ना कहेंगे निगेटिव है। अब लोग अगर इसके साथ हम लोग कुछ खिलवाड़ कर लें तो ये धनावेशित भी समझ आने लगेगा और ऋणावेशित भी कभी कभी समझ आने लगेगा। उसकी क्रियाकलाप आगे बढ़ेंगे तो अभी समझाएंगे। तो ये समझ आ गया, ये इक्वलिटी के लिए थी शायद प्रकृति के हिसाब से। तो यहाँ पर आगे बात करते हैं। प्रोटॉन पता चल गया, आवेश इसका पता चल गया। हाँ, अब बात आती है कि मैंने ये कहा कि ये भारी होता है, वो क्यों होता है? हम तो ये जान चुके थे कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, इसको मैं मिटाऊं थोड़ा सा, इतना, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? कौन मुझे बताएगा? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये समझ आ रहा है? बताइए। ठीक, ये समझ आया। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। आगे पढ़ो। जब मैस ऑफ प्रोटॉन की बात करेंगे वो होता है 2.7 इंटू 10⁻27। ये 1.67 होता है, शायद 2.67 ही होता है। 2.7, 27 उधर हो जाता है, इधर 1.67 होता है, 1.67 और इतने किलोग्राम। अब एक बात समझो, बस आपको ये कह रहा है इसको ना देखो, नहीं देखा? इसमें यहां पर कुछ होगा और इसमें यहां पर कुछ होगा। हमें कम और ज्यादा की जो जानकारी वो कौन दे देता है बताओ? पावर। यहां पर ध्यान से समझना, इसकी पावर है वो कितनी बताइए? -31। और इसकी कितनी है? -27। अब ये बताओ, ये वाली पावर, ये जो इसका मान ज्यादा होगा या फिर इसका मान ज्यादा होगा? कैसे पता चलेगा बताओ? ये आपको पता है ना, जिसकी पावर नेगेटिव वाली जितनी ज्यादा होगी उसका मान उतना ही कम होता है, उतना ही कम होता है। मैं कह रहा हूं कि यहां पर 9.1 है तो 9.1 से हमसे कोई मतलब नहीं है।
हमें तो केवल पावर देख के बता देनी कौन सी ज़्यादा है और कौन सी कम। तो यहाँ पर जो वैल्यू है ये 31 है माइनस की, और ये वाली माइनस की 27। तो नेगेटिव वाली चीज़ें जितनी बड़ी होती हैं वो वास्तव में उतनी ही छोटी होती हैं, वो उतनी ही छोटी होती हैं। जैसे मुझे बताओ ये -100 बड़ा है या 0 बड़ा है, बताओ मुझे ज़रा, कौन बड़ा है इनमें से, कौन बड़ा है बताओ, सब लोग बताओ। 0। वजह क्या है, ये निगेटिव है और ये क्या है, ना निगेटिव ना पॉजिटिव है। ये ना तो 0 ना तो निगेटिव है ना तो पॉजिटिव। ये बैलेंसिंग पॉइंट होता है, एक तरफ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं एक तरफ निगेटिव होते हैं। तो जो 0 होता है ये बैलेंसिंग नंबर होता है। लेकिन ये जो निगेटिव चिन्ह होता है ना, इसको हम उधार समझ लेते हैं समझाने के लिए। तो कहते हैं ये जो व्यक्ति है ना, इसके पास 100 रुपये क्या है बोलो, उधार है, मतलब किसी से लिए हैं। इस व्यक्ति के पास अपने तो एक भी रुपए नहीं है, लेकिन इसके पास किसी का उधार भी नहीं है। तो जब ये मान लो इस व्यक्ति ने 10 रुपए कमाए तो 10 रुपए इसके पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन अगर इसने 10 कमाए और सामने वाला खड़ा है, चलो 10 लाओ मुझे, तो इसके पास अभी भी 90 क्या रहेंगे, उधार। तो समझ आया ना, बड़ा कौन होता है, हमेशा निगेटिव में जो छोटी वैल्यू होती हैं। तो ये बात समझो। अब वैसे ही -31 बड़ा होगा या फिर -27, जल्दी से बता दो। -27। तो क्या आपको ये समझ आया कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो बड़ा होता है, किसके अकॉर्डिंग बोलो, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के अकॉर्डिंग। अब मैंने आपको अभी अभी बताया परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। अब आपने ये कहा कि मान लो 5 हैं इलेक्ट्रॉन, कितने, 5। तो बताओ उस परमाणु में प्रोटॉन कितने होंगे, 5 होंगे। किसी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे ठीक उतने ही प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। यहां पर मैंने कहा 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 प्रोटॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान जो आएगा और 5 प्रोटॉनों का द्रव्यमान आएगा। तो देखो मैंने कहा कि मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1 है, कितना है, 1, और प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.5, 1.5। अब मैंने कहा संख्या इन दोनों की बराबर ही होगी। ये क्या है बताओ, मैं एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए कह रहा हूं। द्रव्यमान मान लो कितना है इलेक्ट्रॉन का, 1, और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है, 1.5। इससे ज्यादा है कि नहीं, इससे पता चला कि हाँ ज्यादा होगा प्रोटॉन का, वो मैं समझाने के लिए इतना कर दे रहा हूं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ परमाणु में 5 इलेक्ट्रॉन है तो बताओ कौन सा भारी होगा, तो किसका वजन ज्यादा होगा, कहाँ का वजन ज्यादा होगा। तो हम क्या कहेंगे, देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, तो 5 से गुणा कर लो। 1 इलेक्ट्रॉन का 1 किलो, 1 मान लो द्रव्यमान है, तो 5 का कितना होगा, 5 हो जाएगा, 5 यूनिट। अगर मैं आपसे कहूं 1 प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.5 यूनिट है तो 5 का कितना होगा, जल्दी बोलो, 15 × 5 = 75, 7.5 यूनिट। अब मुझे बताओ 5 यूनिट बड़ा होता है या 7.5 यूनिट, 7.5। अब एक बात तो ये समझ आई कि जो नाभिक है ना, इसके अंदर जो प्रोटॉन होंगे ये इन सभी इलेक्ट्रॉनों से ज्यादा अपने पास द्रव्यमान रखे होंगे, पता चला है। एक और बात, ये तो केवल प्रोटॉन ही इससे ज्यादा अपने पास द्रव्यमान रखे होते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि ये भी तो जनाब हैं, ये भी तो हैं, तो ये भी तो अपने पास द्रव्यमान रखेंगे क्योंकि ये भी कण है। तो न्यूट्रॉन का भी अपना द्रव्यमान होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलकर के कहां पर बसे हैं, नाभिक पर, और यहां पर क्या है बताइए, केवल इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान पहले ही इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, मतलब नाभिक अभी भी बाहर के अकॉर्डिंग क्या है, भारी है, और इसमें न्यूट्रॉन और भर गए। तो अब बताओ टोटल नाभिक का वजन और ज्यादा हो गया होगा कि नहीं, किसकी अपेक्षा, बाहर की अपेक्षा। इस वजह से कहते हैं परमाणु का जो बीच वाला भाग नाभिक होता है वो क्या होता है बताएं, भारी होता है। समझ आया कैसे बताएंगे, क्योंकि यहां पर 2 तरह के कण पाए जाते हैं नाभिक में, एक प्रोटॉन और एक साथ में न्यूट्रॉन, और इनका जो द्रव्यमान होगा, समझना पहली बात तो जो प्रोटॉनों का द्रव्यमान होगा ना इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमानों से पहले ही कहीं ज्यादा होता है, और साथ में नाभिक में न्यूट्रॉन खुद शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसका नाभिक का द्रव्यमान कुछ और ज्यादा हो जाता है। और ये ओवरऑल एक परमाणु में अन्य जगह की अपेक्षा नाभिक को काफी भारी बना देता है। यही वजह है कि हम कहते हैं परमाणु के मध्य में एक भारी सा भाग होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ आई सबको, कुछ दिक्कत है तो मुझसे पूछ लें, अभी जो दिमाग में आ रहा हो वो सब कुछ पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है क्या, इतने में सबको समझ आ रहा है? ठीक, अब एक एक करके मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, इन सबके आंसर दो। सबसे पहले बताना पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, परमाणुओं से। बहुत से परमाणु कितने तरह के मूल कणों से मिलकर बना होता है, वो कौन कौन से होते हैं,
अगर मैं कहूं इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, -19, ठीक है। प्रोटॉन का इतना ही। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है या धनावेशित? बहुत सही। फिर प्रोटॉन धनावेशित या ऋणावेशित? धनावेशित। बहुत सही। न्यूट्रॉन कैसा होता है? वैद्युत उदासीन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि एक कोई अपने पास, मैंने कहा एक यूरेनियम नाम का एक पदार्थ है, ठीक है, और मैंने कहा कि इसमें मान लो 91 इलेक्ट्रॉन है। कितने? अब मैंने कहा बताओ इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन पाए जाएंगे? 91 होंगे। ऐसा क्यों है? बहुत सही, क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा परमाणुओं की संख्या, वो प्रोटॉनों की संख्या की बराबर होती, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि बराबर होती है? शायद प्रकृति के इक्वलिटी के सिद्धांत के हिसाब से ना, कि ना चीज़ किसी को पॉजिटिव कह सको ना निगेटिव, मतलब हर एक चीज़ शून्य से मिलकर बना। अच्छा, इंसान किससे मिलकर बना बताओ? इंसान के भी अपनी क्षमता शून्य से ही बनी होती है। हर एक इंसान को जिस समय मान लो जन्म लेता है उस समय उसके हाथ में कुछ आता है क्या? कुछ भी नहीं। इंसान शून्य से होता है और शिखर तक पहुंचने की खुद कोशिश करता है। यहीं पर इंसान देखो हमेशा शून्य पर होता है। अगर आपने मान लो आपके बिहेवियर ऐसे रहें या आपके कर्म ऐसे रहें कि आप आउटसाइड जाते रहे अपने एम के, तो आप गर्त पे चले जाएंगे, गड्ढे पर, तो फिर कहते हैं आप निगेटिव की ओर चले गए, या आप कह सकते हैं खाई की ओर चले गए। दूसरी तरफ अगर आप अपने एम को एक अच्छा एम बनाए और उसके प्रति मान लो रोज काम करते रहे हर दिन, और आपने बहुत लगन के साथ की और आप शिखर तक पहुंचे, तो आप क्या कहेंगे? आप पॉजिटिविटी की तरफ चले गए और आप शिखर तक पहुंचे। तो हर एक इंसान शून्य पर होता है, मतलब शून्य का मतलब इक्वलिटी, बैलेंसिंग पॉइंट। जीरो क्या होता है बताएं? बैलेंसिंग पॉइंट। ठीक वैसे ही इसमें होता है। अगर मैं आपसे पूछूं द्रव्यमान किसका ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का? प्रोटॉन का, ठीक है। ये मैं अगर आपसे ये पूछूं कि भारी वजन नाभिक का होता है या बाहर, जैसे परमाणु है, परमाणु के बीच में एक भाग होता है जिसका नाम नाभिक होता है, और काफ़ी जगह बाहर बची होती है, बाहर जगह बची होती है। तो मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ उस नाभिक का वजन ज़्यादा होगा या बाहर की और जो स्थान है उसका? नाभिक का। ऐसा क्यों होगा? हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान पहले इलेक्ट्रॉनों से ज़्यादा होगा। प्रोटॉनों का कुल द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों के कुल द्रव्यमान से ज़्यादा होता है, और साथ में जहाँ प्रोटॉन होते हैं वहाँ न्यूट्रॉन भी शामिल होते हैं। इसका मतलब ये वाला स्थान अदर के स्थान की जगह से कुछ भारी महसूस होगा हमें, ठीक है, और ये होता भी है। अब बात आती है इनके आकार की। चलो इनके आकार के बारे में जान लो। सुनिए, जो अपने पास परमाणु का आकार होता है, किसका? परमाणु का। इसको याद रखिए, बहुत बार पूछा जाता है ये जो होता है ये 10⁻⁻10 मीटर कोटि का होता है। कितने मीटर कोटि का? 10⁻⁻10 मीटर कोटि का। ये मेन होता है। अगर कभी ये ऑप्शन पे आपको नहीं मिलता है तब की बात मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल याद रखिएगा इतना ही होता है। लेकिन अगर ये नहीं है तो उस हालात पर आप 10 की पावर, मतलब यहाँ से लेकर चलते चलते 10⁻⁻12 मीटर की कोट तक हो सकता है। याद रखिए, जब भी आपको ऑप्शन मिले परमाणु का आकार बताइए तो ऑप्शन टिक करेंगे आप 10⁻⁻10 मीटर। अगर ऑप्शन में 10⁻10 नहीं है और 10⁻⁻12 है तो आप इसको कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन प्रेफरेंस देना है, 99% चांस देना है इसी को। अब एक बात बताइए, ये 10⁻⁻10 मीटर कुछ बन कर दिखाता है, क्या कहते हैं इसे? इसे क्या कहते हैं? जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर को हम कुछ बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? 1 मीटर, मीटर में अगर कन्वर्ट करें। वैसे ही ये कोई एक चीज है, इसको हम लोग कहते हैं, इसको 1 एंगस्ट्रॉम। याद रखिए इसका नाम क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर हो जाएगा? जल्दी बोलो। 10⁻⁻10 मीटर। तो आपने क्या सीखा? अगर मैं आपसे पूछूं परमाणु का आकार
किस कोटि का होता है? अब वहां पर मान लो ऑप्शन ही ये नहीं दिया है, ये ऑप्शन ही नहीं दिया है, उसमें लिखा है 1 माइक्रोमीटर, 1 नैनोमीटर, 1 पिकोमीटर, 1 एंगस्ट्रॉम। तो दिमाग में क्या आएगा कि हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था कि मीटर मीटर में कुछ होता है, किस में होता है? मीटर में, 10⁻⁻10 मीटर। तो दिमाग तो इन्हीं 3 में से घूमेगा भाई, इसमें तो दिमाग ही ना जाएगा। तो ये बात याद रखिए कि यही वो है आंसर इसका। कितने कोटि का होता है बताएं? 1 × 10⁻10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम। समझ आया? तो इसको हम कहते हैं परमाणु जो होता है वो एंगस्ट्रॉम लेवल की कोटि का होता है। किस लेवल का? एंगस्ट्रॉम लेवल का। ये बात समझ आई? अगर हम ये बात करें, अच्छा इसके बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी तुम्हें दूं ताकि अच्छा लगे, इस बात को याद रखिए। यहां से हटाओ। हाँ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि परमाणु को अगर इमेजिन करो कि कितना बड़ा होता है, तो कैसे इमेजिन करके बताओगे? अगर मैं आपसे कहूं कि पता है, इकाई दहाई पढ़ो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 1 अरब, अरब के बाद खरब 10 अरब 10 अरब। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 मीटर आप मान लो रस्सी ले लो, कितने मीटर की? 1 मीटर की आप रस्सी ले लो और इसके टोटल 10 अरब टुकड़े करो। दस अरब टुकड़े करो तो उसका जो एक टुकड़ा आएगा, इसका जो एक टुकड़ा मिलेगा उसे कहते हैं परमाणु। क्या इमेजिन कर सकते हैं कि 1 मीटर रस्सी के 10 अरब टुकड़े हो सकते हैं? अच्छा, रस्सी कहेंगे तो कहोगे कि नहीं वो रेयर टाइप के निकल जाएंगे। अगर मैं कहूँ एक लकड़ी दे दूं और मैं कहूँ 1 मीटर लकड़ी है मात्र, इतनी बड़ी होगी बस। अब इसके आपको 10 अरब टुकड़े करना है, क्या ऐसा पॉसिबल है? अभी कोई एक ऐसी मशीन नहीं बनी है जो 1 मीटर लकड़ी के 10 अरब टुकड़े कर दे। तो सोचो जरा वो जो टुकड़ा आया होगा कितना बड़ा आया होगा? बिल्कुल छोटा। अच्छा मैं एक बात बताऊं, आपको नाम पढ़ा होगा आपने, माइक्रोस्कोप पढ़ा है? इसका काम क्या होता है? ये एक यंत्र ऐसा है जो छोटी वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है, बहुत छोटी वस्तुओं का। मतलब ये माइक्रो शब्द, अच्छा बताओ पढ़ते चले आए हो, माइक्रो हटाने के लिए कितने से गुणा करते हो बताओ? 10⁻⁻6 से। तो 10⁻⁻6, अगर इतने मीटर की कोट की भी कोई चीज़ है ना तो वो हम लोगों की नज़रों से ओझल हो जाएगी, समझे? मतलब अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो इससे छोटी चीज़ों को देखने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? माइक्रोस्कोप की। अब ये बताओ एक जो परमाणु है इतना बड़ा, उसकी कोटि कितनी है? क्या इसको हम देख सकते हैं अपने हाथों से? नहीं देख सकते ना, आंखों से नहीं देख सकते। तो सोचो जरा, ये बहुत ही छोटी होगी। अब इसको अगर मैंने तोड़ा ना, ये जो चीज़ है ये जो इतनी छोटी है जिसको हम देख ही नहीं सकते, इसको मैंने इतना बड़ा बनाया है। ये ग्रीन वाला देख रहे हैं, ये ग्रीन वाला, ये है परमाणु। पूछा नहीं तुम लोगों ने क्यों? पूछा क्यों नहीं बताओ भाई? जिस चीज को इतना छोटा है कि हम इसको देख ही नहीं सकते उसको इतना बड़ा क्यों बनाते हैं? तो रीजन ये है, फिजिक्स कहती है हमेशा आवर्धित चित्र बनाया जाए, जूम डायग्राम बनाया जाए, क्योंकि हमें ये जितनी भी चीज़ें हैं इमेजिन करके पढ़नी पड़ती हैं। याद रखिए फिजिक्स का हमेशा एक नियम है कि हर एक चीज़ को जूम डायग्राम बनाए। अगर किसी चीज़ के डायग्राम की ज़रूरत है तो जूम डायग्राम बनाए, बहुत बड़ा बनाए, ताकि उनके चीज़ें अंदर क्या क्या है उनका मैंने एनालिसिस अच्छे से कर सके। अब मैं यहीं पर कुछ चीज़ें और बताता हूँ। ये बताओ किसका आकार था, बोलो किसका? परमाणु का। यहीं से अगर बात आ जाए, जो नाभिक है उसका आकार कितना होगा? बात आती नाभिक के आकार की। नाभिक का आकार, नाभिक का आकार जो होता है वो 10⁻15 मीटर कोटि का होता है। कितने मीटर कोटि का बताइए? 10⁻15 मीटर कोटि का होता है। इसको हम एक फर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो?
एक फर्मी, एक फर्मी ये अब तक की सबसे छोटी इकाई मापी जाती है, ठीक है। ये दूरी की सबसे छोटी इकाई है, दूरी की सबसे छोटी इकाई है। याद रखेंगे इस बात को। तो अगर मैं कहूं कि जो नाभिक है उसका आकार किस कोटि का होता है, तो बोलेंगे 10 की पावर माइनस 15 मीटर कोटि का। और 10 की पावर माइनस 15 मीटर को क्या कहते हो, एक फर्मी। ये क्वेश्चन बहुत बार आया, सबसे छोटी दूरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आंसर फर्मी। और एक फर्मी किसके बराबर, 10 की पावर माइनस 15 मीटर की कोटि का। ये तो आकार के बारे में जानकारी हो गई। ये ऊपर ऊपर जो कण होते हैं उनके बारे में जानकारी हो गई। अगर मैं आपसे यही कहूं कि कुछ और भी चीजें, सुनिए जरा, हाँ अच्छा ये बताओ, ये जो परमाणु था आपने इमेजिन किया ना कितना छोटा है। मतलब 10 की पावर माइनस 6 मीटर वाली चीजें ना वो हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई पड़ती। तो फिर सोचो जो परमाणु था उसका आकार तो 10 की पावर माइनस 10 था, मतलब और भी बहुत छोटा। तो फिर बताओ वो इतना छोटा होगा कि हम देख क्या इमेजिन भी नहीं कर सकते थोड़ी देर के लिए। सही सच्चाई तो ये है, लेकिन फिर भी मैंने उसको ब्रॉड किया, बड़ा किया, तो ये सारी चीज़ें नज़र आने लगी। और ये जो चीज़ है नाभिक, ये बहुत ही छोटा था। तो फिर ये बताओ, ये अगर बहुत छोटा तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने छोटे होंगे, सोचो ज़रा। मतलब इतने छोटे कि कल्पना करना बेकार है ना। हम लोग मतलब एक समझ लो सपना देख रहे हैं अभी थोड़ी देर के लिए, वहाँ पर जी रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि क्या इनको भी तोड़ा जा सकता है क्या, तो हाँ तोड़ा जा सकता है, ये बात याद रखिए। अगर मैं प्रोटॉन को तोड़ दूं, एक प्रोटॉन को तोड़ दूं, तो अगर ये मान लो ये मैंने प्रोटॉन लिखा, मैंने कहा ये प्रोटॉन है, तो ये प्रोटॉन भी 3 कणों से मिलकर बना होता है। ताज्जुब की बात है, समझो। ये जिसके अंदर, ये पहली बात तो जिसके अंदर ये भरे पड़े हैं वो इतना छोटा कि हम उसको नहीं देख सकते। फिर उसके अंदर की वो चीज़ जो इतनी छोटी, जिसे हम कह देते हैं दूरी की सबसे छोटी इकाई है, उसके अंदर जो चीज़ भरे, कई भरे होंगे, उनमें से एक प्रोटॉन को लोगे तो उसके अंदर भी कोई चीज़ें भरी हैं। मतलब ये कि हम लोग केवल जी सकते हैं, मतलब सच्चाई नहीं पता है आज तक, यहाँ तक कोई नहीं गया है, ये बात ध्यान रखिए। मेरी जहाँ तक कल्पना है, मैं सोचता हूँ यहाँ तक कोई नहीं गया, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जिससे मैं इसे देख सकूँ। ऐसा इमेजिन कर लिया गया है, बताया गया है। अब वैज्ञानिक है तो कुछ भी बता सकते हैं। अब सच्चाई क्या है ये तो वो खुद ही जानते होंगे, अवार्ड लेने के लिए कर लेते हैं या सच बताने के लिए, है ना। तो ये जो चीज़ है इनका नाम होता है, इनका क्वार्क्स नाम होता है। क्या नाम होता है बताइए, क्वार्क्स। और ये टोटल 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 6। ये बस 6, इतना ही आपके लिए जानना काफ़ी है, ठीक है। ये बस अब आपके लिए केवल इतना ही जानना काफ़ी है, 6। तो ये बताओ, अगर मैं इतना, ये इलेक्ट्रॉन सिद्धांत पूरी तरह समझ आ गया, पूरी तरह से। पदार्थ किससे मिला है, मैं एक एक करके चीजें जल्दी से रिकैप कर दूं। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार पदार्थ बना है परमाणुओं से। और जो परमाणु है वो बना है 3 मौलिक कणों से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी जे टॉमसन ने दी थी। खोज करता है ये, और अच्छा ये याद होगा ना, ईटा पर नाचो, याद है। तो जो प्रोटॉन है वो रदरफोर्ड है, और जो न्यूट्रॉन है इनके खोज करता है चैडविक, जेम्स चैडविक। ये इतनी बात है, 3। ये खोज करता कौन है, इलेक्ट्रॉन के जे टॉमसन, प्रोटॉन का रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन के चैडविक। पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। मैं कुछ नहीं कह रहा, ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना है।
इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी, ये पॉजिटिव होता है, ये धनावेशित होता है, ये होता है ऋणावेशित, ये ऋणावेशित होता है, ये धनावेशित होता है, और ये उदासीन होता है, उदासीन होता है। फिर साथ में और क्या हम लोग जान गए, इसको मैं हटाता चलूं। परमाणु में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये याद रखना, बराबर होते हैं। ठीक, फिर इसके बाद और क्या बताया मैंने, परमाणु का आकार, ये 10 की पावर -10 मीटर कोटि का या 1 एंगस्ट्रॉम कोटि का। फिर इसके बाद नाभिक का आकार, ये होता है 10 की पावर -15 मीटर कोटि का, या 1 फर्मी इसे कह देते हैं। ये इतनी चीज़ें पढ़ लिया आपने। अब इसके बाद यहाँ से एक और बात, ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये बाहर चक्कर लगाते हैं, ये आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये बताएं, जो चक्कर लगाते रहते, घूमते रहते हैं, ये नाभिक में दृढ़ता बंधे रहते हैं, कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, नाभिकीय बल होता है, लेकिन याद रखिएगा ये नाभिकीय बल होता है। ये पॉसिबल है कि ये प्रोटॉन इसके अंदर कैसे रह सकते हैं, ये एक सोचने की बात है कि नाभिक के अंदर अगर प्रोटॉन है और हर 2 प्रोटॉन धनावेशित करें, साथ वाले जितने प्रोटॉन सब धनावेशित, तो ये एक साथ कैसे रह जाते हैं। तो इनको जो बांध के रखता है वो नाभिकीय बल होता है। ये आगे हम पढ़ेंगे बाद में कि यहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो होते हैं, ये आप कह सकते हैं कि प्रोटॉन नाभिक के अंदर कैसे रह सकते हैं, जबकि इनमें धनावेश होता है और 2 धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, या तो फिर यहाँ ढेर सारे कैसे रह सकते हैं। तो ये मान लो कि नाभिकीय बल प्रोटॉन के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल से इतना ज़्यादा मजबूत होता है कि इनके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध इनको दबा के रखता है, और उस बल का नाम क्या होता है, नाभिकीय बल। तो ये सारी चीज़ें जान ली। अब इसके बाद थोड़ा सा और जानिए। हाँ, अब सुनिए जरा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये चक्कर लगाते रहते हैं। यहाँ पर जो देखना, ये मैंने कहा नाभिक है, ये है नाभिक, ये पूरा धनावेशित है। अब यहाँ पर ये कक्षाएं हैं, अब मान लो ये धनावेशित है, यहाँ पर प्रोटॉन की वजह से धनावेश माना जाए, धनावेश है ही। अब यहाँ पर मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है, मैंने कहा ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, ऋणात्मक, प्रोटॉन कैसा है, धनात्मक। अगर मैं कहूँ नाभिक धनावेशित है तो इस पर जो कार्य करने वाला बल आकर्षण बल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे है, ऋणावेशित। तो सोचो ज़रा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहेंगे, ये अट्रैक्ट करना चाहेंगे, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य कौन सा बल कार्य करता है, आकर्षण। तो ये सोचो, ये अगर पास में है तो इस पर नाभिक का आकर्षण बल क्या हो रहा होगा, कम, ज़्यादा लग रहा होगा। लेकिन अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो अब इसकी दूरी नाभिक से तो थोड़ी इसकी अपेक्षा ज़्यादा हो गई, तो यहाँ आकर्षण बल कम होता है। इसी तरह जो सबसे बाहर वाली कक्षाएं होती हैं, यहाँ वाली, ये वाली मान लो इलेक्ट्रॉन, इससे और दूरी बढ़ी तो यहाँ पर आकर्षण बल और कम हो जाएगा। अगर मैं कहूँ सबसे बाहरी कक्षा की, तो यहाँ पर जो बैठे इलेक्ट्रॉन होते हैं इनमें दूरी बढ़ने के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला आकर्षण बल होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। अगर मान लो इस पे आकर्षण बल बहुत कम है तो मैं क्या करूं, इन 2 पदार्थों को लेकर, एक और कोई पदार्थ है, एक और पदार्थ, 2 अलग हैं, दोनों को रगड़ दूं। तो समझना, इनमें और इनमें और इनमें, ये चारों में से ये देख के समझना, जब इनको रगड़ोगे तो इसकी परत से कौन सी परतें रगड़ेंगी आपस में, इसकी बाहरी परत, इसकी बाहरी परत रगड़ेंगी। तो ये ऐसा होता है कि जब हम 2 पदार्थों को रगड़ते हैं आपस में
तो मानो एक ये है और एक इधर और एक ये है, ये दो हैं अपने पास, ये मान लो ए है और ये पदार्थ बी है। अब इसमें मान लो कि 5 प्रोटॉन थे, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें अगर 12 प्रोटॉन थे तो 12 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अब क्या करते हैं, जैसे हम रगड़ते हैं तो दिमाग में ये रखिएगा, ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन हैं इनमें नाभिक का आकर्षण बल बहुत कम होता है, तो जैसे रगड़ते हैं तो रगड़ने से इनके मध्य खुरचने से क्या होता है, इनके मध्य थोड़ा सा दबाव कार्य करता है, ये बल कार्य करता है। तो ये जो बाहरी बल लगता है ना रगड़ने वाला, इसकी वजह से ये जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है ये या तो इससे इसमें पहुंच जाएंगे, इस वाले से इसमें, या तो इससे इसमें आ जाएंगे। तो मान लो मैं ये कह रहा हूं, पहले देखो, पहले इसमें समझना, यहां से इससे मान लो मैं इससे ले जा रहा हूं, इसमें पहुंचा रहा हूं, तो इसमें मान लो कि 5 थे, तो मान लो मैंने कहा कि 2 निकल गए इसमें, तो प्रोटॉन तो 5 ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब रगड़ोगे तो बाहरी इससे रगड़ते हैं और ये प्रोटॉन तो नाभिक के आकर्षण बल से बंधे होते हैं, तो यहाँ पर 5 प्रोटॉन 2 निकल गए मान लो, तो 3 इलेक्ट्रॉन बचे। इसके पास अब बी वाले के पास कितने हो जाएंगे, प्रोटॉन तो 12 ही रहेंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो अब इसमें कितनी हो जाएगी बताइए, 12, इससे 2 निकले हैं तो ये 2 इसमें पहुंच जाएंगे, तो 12 तो 14 इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से समझिए, ये 5 प्लस के 3 माइनस के घटेंगे तो प्लस के 2 बचेंगे, ये 12 प्लस के 14 माइनस के घटेंगे तो 2 माइनस के बचेंगे। मतलब ये होता है जब हम रगड़ते हैं तो मुक्त ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा वाले, ये एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जाते हैं और यही चले जाते हैं, और जब ये जाते हैं तो अब इनका ओवरऑल आवेश जब निकालोगे तो कितना आएगा, 5 प्रोटॉन प्लस के, इलेक्ट्रॉन माइनस के, तो घट के कितने बचेंगे, प्लस के 2, 14 माइनस के 2 प्लस के घट के माइनस के 2 बचेंगे। तो ये कहते हैं इसमें 2 प्रोटॉनों के बराबर धन आवेश हमें समझ आएगा और इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर ऋण आवेश समझ में आता है। तो अब ये बताइए पहले इनका आवेश कितना था, देखो 5 प्लस 5 माइनस घट के आंसर कितना आएगा 0, 12 प्लस 12 माइनस आंसर कितना आएगा 0, क्योंकि मैंने समझाया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, दोनों में आवेश भी सेम होता है, तो जितना ये निगेटिव उतना ये पॉजिटिव घट के 0, जितना ये निगेटिव उतना ये पॉजिटिव घट के 0। लेकिन जब रगड़ा गया और इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले गए तो अब जो आया इसमें 2 प्लस क्या आया, इसमें 2 माइनस, मतलब इसमें 2 के बराबर पॉजिटिव, इसमें 2 इलेक्ट्रॉनिक बराबर नेगेटिव आवेश आ जाएगा, ये हमें समझ आएगा। अब यहाँ पर एक बात ये समझ आती है कि ये आवेश क्यों आया, इसका जवाब है आपके पास। ये मैं पूछूं कि ये क्यों आया, तो आप ये कहेंगे कि ना ये इलेक्ट्रॉन, ये 5 में से ना ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलते इसमें, ना ये ऐसी कंडीशन बनती, क्योंकि नहीं निकलते तो 0 0 ही रहता। मतलब ये हुआ कि जो भी आवेश आ रहा है या हमें दिख रहा है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकले हैं, एक से दूसरे में गए हैं। अगर ये गए हैं तो सोचो ज़रा, जो व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है उस व्यक्ति का नाम होता है, ये फ्री कह देते हैं ना कि ये पूरी तरह से फ्री है, मान लो इसके पास कोई काम धाम नहीं, यहाँ से वहाँ जाता, वहाँ से वहाँ जाता, तो ये वैसे समझो ये इधर से इधर चला गया, इस वजह से इसका नाम हो जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या नाम होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो इधर से उधर जाते हैं वो क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब मैं पूछूं कि ये जो आवेश आपको नजर आए हैं ये कब नजर आए, तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन जब निकले हैं, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन निकले हैं। तो एक बात समझो, मैंने कहा आवेश को बनाने का मेन जो कारण है वो किसके पास जाता है, तो वो जाता है इलेक्ट्रॉनों के पास। तो हम ये कह सकते हैं जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज़्यादा क्या निकलेगा, आवेश। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ यहीं पर, ये समझ जाएंगे। मान लो मैंने ये कहा कि यहाँ पर एक है अपने पास ये और एक ये, इसमें मैंने कहा 20 हैं प्रोटॉन, तो इसमें 20 मिलेंगे आपको इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिद्धांत ने बता दिया हमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होते हैं। इसमें मान लो 5 प्रोटॉन है तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने इनको रगड़ा, तो मान लो रगड़ते समय पहले ये अलग थे, तो बताओ इनका आंसर कितना आएगा, 20 निगेटिव 20 पॉजिटिव, आंसर 0, 5 निगेटिव 5 पॉजिटिव, तो आंसर 0। लेकिन जैसे मैंने रगड़ना शुरू किया तो अब रगड़ेंगे, मान लो रगड़ा मैंने तो इससे इसमें 15 निकला, 15 नहीं मान लो 12 निकले, 12 इलेक्ट्रॉन इससे निकलकर इसमें चले गए। तो बताइए प्रोटॉन तो नाभिकीय आकर्षण बल से बंधे होते हैं, यहाँ पर कोई प्रभाव ना पड़ेगा, 20 प्रोटॉन ही रहेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन 12 निकल गए तो 8 बचेंगे। इसके पास आ जाओ, प्रोटॉन तो 5 ही रहेंगे, लेकिन इससे बाहर की निकले तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ जाएगी, 5 पहले ही थी, 12 और निकले, 17। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये 8 कैसे हैं, निगेटिव, इलेक्ट्रॉन कैसा रखता है, निगेटिव, 8 निगेटिव 20 पॉजिटिव, घटा तो माइनस का,
12 बचा। इसमें 17 पॉजिटिव 5 निगेटिव, ये सॉरी 17 निगेटिव 5 पॉजिटिव, तो ये बचेगा, ये पॉजिटिव बचेगा और ये बनेगा -12। अब एक बात फिर से समझिए, देखो जैसे पहले 2 निकले थे तो 2 आंसर आया था, अब 12 निकले तो 12 आ रहे हैं। मतलब ये समझ रहे होगे किसी पदार्थ में जो आवेश आ रहा है वो इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि एक पदार्थ से दूसरे में या एक वस्तु से दूसरे वस्तु में कितने इलेक्ट्रॉन निकल कर गए, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी आने या जाने की, वैसे वैसे जो निकलने वाला आवेश है उसका मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसका आवेश का मान बढ़ता जाएगा। तो मैं ये बात कह सकता हूं कि किसी पदार्थ का आवेश, किसी पदार्थ का आवेश हमेशा अनुक्रमानुपाती होगा, मतलब डिपेंड करेगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। तो यहां से अगर बनाओगे इस फॉर्मूले को तो क्या बनेगा, किसी पदार्थ का आवेश, आवेश को आप Q से डिनोट करते हैं, इस बात को यहां लिख लीजिए, आवेश जो होता है Q से। तो ये जो Q है वो अनुक्रमानुपाती मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब n के बराबर। तो यहां से जो Q बराबर आएगा वो NE आ जाता है, ये हटता है बराबर आता है कोई कांस्टेंट, तो यहां पर E कांस्टेंट आएगा। ये बन के तैयार हो गया आवेश की मात्रा की, आवेश हमेशा किसके बराबर होगा, Q बराबर NE। तो ये चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा, ये मैंने आपको ये बता दिया कि ये कैसे आता है। तो सच ये है कि जब भी किसी पदार्थ का आवेश निकालेंगे वो इस बात पर डिपेंड करता है कि एक पदार्थ से दूसरे में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन गए हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आवेश का मान बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती जाएगी वैसे वैसे आवेश का मान कम होता जाएगा। तो ये है ऐसे तरीका, ये फॉर्मूला अब आपने पढ़ लिया कि आवेश क्या होता है। अगर मैंने कहा कि आवेश क्या है तो आप बोले जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, देखो 12 निकले इससे तो आवेश कितना आ गया 12, और 12 E के बराबर, मतलब 12 इलेक्ट्रॉनों के बराबर, ठीक है, पॉजिटिव इसमें, और 12 इलेक्ट्रॉनों के बराबर नेगेटिव। ये बात याद रखिएगा। ये जो E है इसे कहते हैं E, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, आवेश, और इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, याद रखिए जो E है ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान है और इसका मान कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब मैं ये आपसे कहूँ कि जो आवेश आया है ये 12 E के बराबर है, किसके कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से यहाँ तक दौड़ रहे हैं। तो आपने ये देखा कि जैसे जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आवेश का मान बढ़ता जाएगा। तो अब आपसे पूछा जाए कोई कि ये जो आवेश है, मान लो अब आवेश प्रवाहित होगा, तो आवेश नहीं प्रवाहित होता है, सच में एक स्थान से ये एक पदार्थ से दूसरी जगह पर कौन प्रवाहित होता है या कौन दौड़ता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं। कौन दौड़ते हैं बताओ, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे तो क्या बन जाएगा बताइए, आवेश बन जाएगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे तो आवेश बन जाएगा। और जब आवेश दौड़ना शुरू करता है, देखो आवेश मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन, समझे, आवेश किससे बना होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही बनता है। और जब आवेश प्रवाहित होना शुरू हो जाए उसी का नाम होता है वैद्युत धारा। तो अब आ जाते हैं अपने चैप्टर में, यहाँ से ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसको मैं मिटा देता हूं अब। सुनिए जरा, अब वैद्युत धारा के बारे में आते हैं। अब चैप्टर यहां से स्टार्ट हो जाएगा, वैद्युत धारा। वैद्युत धारा क्या है, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा कहते हैं और I से डिनोट करते हैं, इसे I से प्रदर्शित करते हैं। और I बराबर होता है Q/T। ये है फॉर्मूला, समझ गए। अब आवेश का मात्रक होता है कूलाम, इसका मात्रक होता है सेकंड। तो कूलाम प्रति सेकंड बोल सकते हो इसका मात्रक, या इसी को बोल सकते हो एम्पियर। क्या बोल सकते हैं, एम्पियर। तो वैद्युत धारा का मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकंड या फिर एम्पियर। और इसकी जो विमा होती है वो होती है ए, एम्पियर की विमा ए।
याद रखिए ये बातें। तो यहाँ से वैद्युत धारा के बारे में समझ आया होगा। ये मैंने इतनी क्रियाकलाप क्यों बताई, ताकि मैं आपको ये समझा सकूँ कि जो आवेश होता है वो क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है, कैसे बनता है, सारी चीज़ें। और फिर मैंने ये बताया कि I बराबर Q/T होता है, मतलब आवेश प्रवाह की दर को ही क्या नाम देते हैं, वैद्युत धारा। मतलब एक सेकंड में एक वस्तु से एक जगह से दूसरी जगह पर जितना आवेश प्रवाहित हो सके उसकी मात्रा ही क्या कहलाती है, वैद्युत धारा। समझ गए? एक सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित हो सके उसी का नाम क्या होता है, वैद्युत धारा। तो अब आगे बढ़ो इससे। अब क्वेश्चन आता है कि क्या बताइए, वैद्युत धारा सदिश राशि है या फिर अदिश। क्वेश्चन ये है कि वैद्युत धारा सदिश है या अदिश। वैद्युत धारा सदिश राशि है या अदिश। इसके लिए आप एक एग्जाम्पल कर सकते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लो आपके पास एक बहुत सा लंबा सा तार है, एक लंबा सा तार है। अब उस तार को ऐसा करना, बहुत जगह से फोल्ड कर लेना, सर्कुलर पाथ में या किसी और रैंडम किसी तरफ बना लेना। मान लो मैं इस तार को, मैं ये सीधा था कोई एक तार, ये पहले कोई सीधा तार था, मैंने इसको क्या किया और यहाँ पर मान लो 5 एम्पियर मैंने धारा प्रवाहित की। अब ये बिल्कुल सीधा है, तो इस कॉर्नर में जब मैंने यहाँ पर मान लो इधर से धारा प्रवाहित की और इस जगह पर मुझे पता चला कि मैंने 5 एम्पियर की भेजी, इधर रास्ते में आप लगा लें एम्पियर मीटर। जब लगा लेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें मान कितना है। तो अगर आपको इधर देखोगे तो आपको पता चलेगा 5 एम्पियर है। कितने एम्पियर? 5। तो आप ये जानेंगे कि जितनी धारा भेजी मैंने उतनी मिली, मतलब यहाँ पर ये तो कोई मान में परिवर्तन नहीं हो रहा है क्योंकि ये सीधी रेखा है। लेकिन अगर इसी तार को या तो यूँ समझ सकते हैं कि इसमें कोई दिशा नहीं बदली, सीधे तार में कोई दिशा ही नहीं है। जब दिशा नहीं बदली तो परिमाण सेम है, तो हो सकता है दिमाग में आ जाए कि क्योंकि दिशा सेम है और इस वजह से ये क्या आ रहा है, परिमाण सेम आ रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं, इस तार को मोड़ लूं ऐसे, ये लो, और फिर रैंडम कोई डिज़ाइन दे दें, ये लो, फिर ऐसे चाहे मोड़ लो और फिर ऐसे पहुंचा दो, पहुंचा लिया, कोई भी डिज़ाइन आप मोड़ सकते हैं। अगर अब आपने यहाँ पर मान लो 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित आपने की, कितने एम्पियर की? 10 एम्पियर की। आप ये इमेजिन करिए कि यहाँ पर जो मैंने 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित की, तो अब आप ये पढ़े होंगे वृत्तिगत या प्रक्षेप गति पढ़े होंगे। वृत्तिगत में कक्षा 11 में वहाँ पढ़े होंगे कि जैसे कोई व्यक्ति है यहाँ पर, तो सर्कुलर पाथ में जब कोई व्यक्ति जाता है उसकी दिशा निरंतर बदलती रहती है। जैसे यहाँ पर है तो इसकी दिशा ये है, जब यहाँ पहुँचेगा तो इसकी दिशा ये हो जाएगी, यहाँ पर पहुँचेगा तो इसकी दिशा ये हो जाएगी, यहाँ पर पहुँचेगा तो इसकी दिशा ये, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये। तो इस वजह से कहते हैं कि यहाँ पर जो वेग का मान होता है वो बदलता रहता है अलग अलग जगह पर दिशाओं के अकॉर्डिंग। तो हमें ये समझ आया, ये अगर सर्कुलर पाथ में ऐसे मोड़ लिया, मान लो ये कुंडली है, हेलिक्स है मान लो, ठीक है, तो मोड़ लिया तो ये दिशा तो ऐसे ही चेंज हो रही होगी इसमें लगातार। तो दिशा बदलने से अगर ये सदिश है तो परिमाण आपको पता चल गया कि 10 है, वैद्युत धारा कितनी है? 10। अब मैंने ये कहा कि इसका परिमाण पता है और ये दिशा मैंने इसकी लगातार बदलते जा रहे हैं, ये लो दिशा बदल रही है। ये मैंने कहा दिशा बदलते जाओ। अब आप क्या करोगे, देखोगे इधर अगर 10 एम्पियर के लिए, तो ये जब धारा यहाँ से प्रवाहित करोगे तो ये डायरेक्शन ऐसे 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 घूमते घूमते धारा जाएगी, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर यूं यूं बहुत बार घूमी मान लो। लेकिन जब इधर आप पता करोगे ना एम्पियर मीटर की सहायता से, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो ठीक 10 एम्पियर ही आ रहा है। कितने एम्पियर आ रहा है बोलो? 10 एम्पियर। तो एक बात मुझे बताइए ज़रा, मैंने इस तार में सीधा था तो आपने कहा दिशा नहीं बदली तो परिमाण सेम है, परिमाण सेम तो उतना ही आंसर। लेकिन इसमें मैंने कहा परिमाण तो 10 है लेकिन मैंने दिशा भी बदल डाली, दिशा बदल डाली। और अगर ये सदिश राशि होती तो परिमाण के साथ साथ दिशा के बदलाव में भी हम इसके मान को बदलता हुआ देख सकते थे। मतलब समझना, अगर कोई सदिश राशि है
तो उसमें परिमाण के साथ साथ किसका फ़र्क पड़ता है, दिशा का। मतलब ये कि अगर परिमाण 5 है ना, दिशा भी बदल दोगे तो कुछ ना कुछ मान बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने ये देखा कि 10 एम्पियर की धारा को अगर किसी तरह से मुड़े हुए तार में प्रवाहित करोगे और इसके दूसरे सिरे में जब एम्पियर मीटर से पढ़ोगे तो आंसर ठीक 10 ही आता है, 10 ही आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो धारा है ना, ये इसकी डायरेक्शन पर कोई डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इसकी वजह से इसके मान में कोई प्रभाव आ ही नहीं रहा है। तो क्या कहोगे, मतलब ये समझा कि हम लोग ये समझे कि जो धारा है ना वो दिशा पर डिपेंड नहीं कर रही है, किस पर डिपेंड कर रही है, केवल इसके परिमाण पर ही। तो ऐसी सभी भौतिक राशियाँ जो केवल परिमाण पर डिपेंड करें और दिशा पर नहीं, उनका नाम क्या होता है, बता दीजिए एक बार जल्दी से, अदिश राशियाँ। और अगर परिमाण के साथ साथ दिशा पर भी निर्भर करें तो वो क्या होती हैं, बताओ, सदिश राशियाँ। तो जो वैद्युत धारा है ये केवल परिमाण पर डिपेंड कर रही थी, दिशा देखो बदलते हुए भी इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब ये दिशा पर निर्भर नहीं करती। इस वजह से कहते हैं वैद्युत धारा एक, जल्दी से बताइए, वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। ये है उत्तर। आई होप कि ये इतनी आज जो मैंने क्लास पढ़ाई है ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आई होगी। ये मैंने हर एक चीज़ को बेसिक से लेकर यहाँ तक मैंने पहुँचाया आपको। बहुत सी चीज़ें आप ऐसी होंगी जो पहली बार पढ़े होंगे, जाने होंगे, और आई होप कि ये सारी चीज़ें आज आपको समझ आई होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ेंगे और अपने एम के लिए हर दिन रोज़ मेहनत करते रहेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे, और इसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी जैसे हम लोग यहाँ करते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक कमेंट शेयर भी करिए। अगर आपको कोई टॉपिक कठिन लगता है तो वो कमेंट बॉक्स में बताइए, उस टॉपिक को जितनी सरल भाषा में हो सकता है करके आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।